हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। हेलो, हाँ, दिखाई सुनाई दे रहे हैं? बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। मुझे कहीं माइक की आवाज सुनाई दे रही है जहाँ पे एक बच्चा को ऐसा बोल रहा है आरती चालू होने वाली है, सब जल्दी आ जाएं। बड़ा दुख के साथ में ये 8 बजे वाली क्लास में मैं तुम लोगों को पढ़ के लाता हूँ, मुझे पता है कि तुम लोग सब जाना चाहते हो, लेकिन बाबू सुनो, आरती चालू होने वाली है, सभी जल्दी आ जाए, तो उससे पहले अपने चैप्टर पढ़ लें, ठीक है? तो आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आज इसकी डाउट सॉल्विंग हो जाएगी। कल परसों नरसों तुम्हारी क्लास है नहीं, मतलब मेरी नहीं है लेकिन दूसरी तो रहेगी, तो इसका डब्ल्यूपी दे दूंगा, इसका डब्ल्यूपी सॉल्व कर लेना। तो फाइनली फिर अब हमारे पास में क्या रह जाएगा? हिस्ट्री का एक चैप्टर बचेगा बस, प्रिंट कल्चर। इकोनॉमिक्स का भी एक ही चैप्टर बचेगा बस, ग्लोबलाइजेशन। सिविक्स के 2 बचेंगे और ज्योग्राफी के 2 बचेंगे, तो 6 चैप्टर टोटल बचेंगे। हाँ, सिविक्स के भी 2 बचेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज और ज्योग्राफी के 2, नहीं ज्योग्राफी के 3 बचेंगे, 7 चैप्टर बचेंगे दोस्त। इसके बाद फिर अपने 7 चैप्टर बचेंगे, है ना? यस यस, 7 चैप्टर, दैट मींस कि हमारा सिलेबस 65-70% कंप्लीट हो चुका है। चलिए, इसके बाद अपन एग्रीकल्चर चैप्टर शुरू करेंगे 1 तारीख से। 1 तारीख से एग्रीकल्चर चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? क्लियर है? चले भाइयों, आ जाओ इधर मैदान में। वेलकम 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 एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? पहले जो एक टॉपिक बचा था वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इस चैप्टर के डाउट्स ले लेंगे, ठीक है? कल अपन ने बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया था, ध्यान है? कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? इसका टॉपर्स टचअप करेंगे ना, करेंगे। 1 तारीख आने दो ना, 1 तारीख को तुम्हें अगले महीने का रोड मैप मिलेगा, अगले महीने के रोड मैप में बता दूंगा कि किसका कब क्या, कब कौन से चैप्टर का टॉपर्स टचअप होगा, सब बता दूंगा। अभी तुम इधर तो ध्यान दो, ठीक है? मनी एंड क्रेडिट चैप्टर तक का टॉपर्स टचअप हो चुका है तुम्हारा, फाइन। रिएक्शन ऑफ कर दी मैंने, गणपति पप्पा मोरिया। चलो, चैट प्राइवेट भी कर दी, ठीक है? मैंने घर पे नहीं बिठाए गणेश जी, गणेश जी कोई वो तो नहीं जगह जगह बिठा, हमारे ऑफिस में बैठ गए, हमारी कॉलोनी में बैठ गए, तो मतलब उतना करो जितना आप कर सकते हो, मतलब ऐसा है ना। तो मन में बैठाए मैंने गणेश जी, हमेशा के लिए मन में बैठे हैं, घर पे नहीं बैठाए। फिर ऑफिस में बैठ गए, हमारे कॉलोनी में बैठ गए, मन में बैठ गए, सर पे बैठा लिया मैंने गणपति पप्पा को, ठीक है? अपने चैनल पे बैठा दिया मैंने, तुमने वीडियो देखा वाला, तो फिर बस और क्या है। चलो आ जाओ। संडे के दिन इस बार संडे क्लास नहीं है, आजाद जाओ, तुम्हें मजे करो यार, इस संडे छोड़ दिया, इस संडे एंजॉय योर डे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था। ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हमने जो पूरा एस्पेक्ट देखा था प्री मॉडर्न वर्ल्ड का, तो ये देखा था कि ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो बन रहा है, दैट इज मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड इन प्रोसेस। वो प्रोसेस चल रही है ग्लोबल वर्ल्ड के बनने की, है ना? ग्लोबल वर्ल्ड के बनने की एक प्रोसेस चल रही है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। जो वर्ल्ड पहले था वो भी ग्लोबल वर्ल्ड था, आज का वर्ल्ड भी ग्लोबल वर्ल्ड है। फर्क क्या है कि आज का जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, और पहले का जो ग्लोबल वर्ल्ड था वो उतना कनेक्टेड नहीं था। हाँ, अब लेकिन जो है कि आज का वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड भी है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड जो है हमेशा से मॉडर्न नहीं रहा है। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी एक रहा है, जब मॉडर्नाइजेशन नहीं आया, जब साइंटिफिक डेवलपमेंट्स नहीं हुए, तो उसके पहले का जो वर्ल्ड था प्री मॉडर्न वर्ल्ड, क्या वो ग्लोबल वर्ल्ड था? तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी ग्लोबल वर्ल्ड था, क्योंकि हमने देखा ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमंस हैव ट्रैवल्ड, ठीक है? प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी ग्लोबल वर्ल्ड था, और ये प्रूफ है जो बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स ट्रैवल करते थे, तो जब ट्रैवल करते थे तो अपने साथ में अपने पैसा, वैल्यू, स्किल्स, आइडिया, इन्वेंशंस, ये सारी चीजें लेकर ट्रैवल करते थे, ठीक है? तो उनकी ट्रैवलिंग होती थी। ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। उसके बाद जैसे अगर हम देखेंगे तो व्हाट आर द एविडेंसेस व्हिच प्रूव्स कि हां प्री मॉडर्न वर्ल्ड कनेक्टेड था, तो हमने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा कि चाइना, यूरोप और नदर्न अफ्रीका को कनेक्ट करता हुआ एक रूट था, वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड रूट था, जिसके थ्रू क्या होता था, चाइनीज सिल्क कार्गो जाते थे, उसी रूट से चाइनीज पोट्री भी जाती थी, इंडियन स्पाइसेस भी जाते थे, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से बहुत सारा सामान जाता था, बदले में सोना चांदी आता था यूरोप से, ठीक है? और ये सिर्फ ट्रेड रूट नहीं था, यहाँ से कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं रूट के थ्रू क्रिश्चियनिटी इंडिया आई, एशिया आई, इन्हीं रूट के थ्रू इस्लाम एशिया के पार्ट्स में पहुंचा, इसी रूट के थ्रू जो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ बुद्धिज्म है वो विश्व तक पहुंचा। तो ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वेंट हैंड इन हैंड थ्रू सिल्क रूट, ये अपन ने कल पढ़ा था। फिर अपन ने एक और टॉपिक पढ़ा था जो ये एविडेंस देता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड कनेक्टेड था, और वो एक और टॉपिक क्या पढ़ा था अपन ने, कि जो खाना होता है ना हमारा कॉमन फूड जो है, तो कॉमन फूड जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि उसका ओरिजिन कहीं पाया कहीं और गया। तो ये खाने आलू जो है, तो पैर निकल गया आलू के, दौड़ दौड़ के चले गया। आलू अगर पहुंचा एक जगह से दूसरे का, तो उसको लोग लेके गए, मतलब लोग पहले एक जगह से दूसरे का जाते थे, लोग कनेक्टेड थे, ठीक है? तो फूड ऑफर्स लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, जिसमें आपने क्या क्या देखा, स्पेगेटी और नूडल्स के एग्जांपल, मतलब नूडल्स चाइना से यूरोप पहुंचे, स्पेगेटी बन गए। अरब ट्रेडर्स पास्ता लेके गए इटली, तो वो इटालियन डिश बन गया। समझ में आया? वैसे हमारा बहुत सारा कॉमन फूड, जैसे पोटेटोज हो गए, चिली हो गई, टमाटोज हो गए, ये सारा खाना अमेरिका की डिस्कवरी के बाद पता चला, ठीक है? और साथ ही साथ खाना जो है कभी कभी जीने और मरने का सवाल बना देता है। वो अपन ने कहां देखा? वो इस टॉपिक में देखा जब आयरिश पोटैटो फेमाइन आई, तो यूरोप के जो पुअर पीपल थे, जो पोटैटो के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, उन्हें जब पोटैटो की कमी महसूस हुई, तो वो भूख के कारण मर गए, ठीक है? आयरिश पोटैटो फेमाइन। अब आगे अगर अगला टॉपिक पढ़े, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड कनेक्टेड था, उस चीज को एक और टॉपिक जस्टिफाई करता है, और वो एक और टॉपिक क्या है? कंक्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। कंक्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। आ जाओ, यहां तक समझ में आया सभी को? कंक्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड पढ़ेंगे।
ठीक, छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसका डाउट सॉल्विंग भी कर देंगे, 10 मिनट का पार्ट है, इसको समझ लो जरा अच्छे से। कंकेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, तीन शब्द है यहाँ पे, तीन शब्द है, कंकेस्ट, डिसीज और ट्रेड। देखो क्या है, लोग ट्रेड के थ्रू ट्रैवल करते थे, मतलब ट्रेड के लिए ट्रैवल करते थे कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, क्यों जाना है, कि सामान बेचना है, पैसा कमाना है। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां जो लोग हैं ऑलरेडी वो मुझसे लड़ेंगे भी, मुझे उनको हराना भी पड़ेगा। हराने के लिए हमेशा ही बम गोले बारूद तलवार नहीं चलाना पड़ती है, कभी कभी आपको बीमारियां जो है ना वो भी जीतने में मदद कर देती है। तो मैंने आपको एक कनेक्शन बताया कि लोग मूव करते थे तो जहां जाएंगे वहां लोगों को हटना भी पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा, वहां हराना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जैसे अगर आप देखोगे तो हमेशा लड़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी डिसीजेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। ठीक है, कभी कभी क्या है, या मार दूंगा खींच के, कभी कभी डिसीजेस आपको हारने और जीतने में मदद कर देती थी। तो उस कंटेक्स्ट में अपन सारी चीज पढ़ेंगे, है ना, क्लियर है? आ जाओ। कनकेश मतलब किसी को जीतना। बेटा आसिम अभी रिकैप दिया ना मैंने एक बार स्टार्टिंग में, तुम कहां गए थे मेरे लाल? आज आउट क्लास भी होगी ना, चिंता ना करो। चलो ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लास में कंप्लीट हो गया। तो आप जैसे अपन देखें तो द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड सी रूट्स टू एशिया एंड आल्सो सक्सेसफुली क्रॉस्ड द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। ठीक है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक मतलब श्रैंक हो जाना मतलब सिकुड़ जाना। तो क्या प्री मॉडर्न वर्ल्ड सिकुड़ गया? कैसे सिकुड़ जाएगा? प्री मॉडर्न वर्ल्ड एक्चुअली में सिकुड़ जाने का मतलब यह है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड छोटा हो गया। कैसे छोटा हुआ प्री मॉडर्न वर्ल्ड, वो बताता हूं मैं आपको। प्री मॉडर्न वर्ल्ड ऐसे छोटा हो गया, अच्छा समझना, प्री मॉडर्न वर्ल्ड ऐसे छोटा हो गया, आपको देखने को मिलेगा कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जब पहले क्या था ना, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहां रहते हो, आपका दोस्त यहां रहता है, दूर रहते हो आप, लेकिन अगर मान लो यहां से यहां तक रोड बन गई, आपको गाड़ी दे दी, तो आप फटाक से आप पहुंच जाओगे, वो आपके यहां जाएगा। तो अब क्या है, अब आपके बीच की दूरियां कम हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है लेकिन दूरियां कम हो गई। तो ये कहने का तरीका है। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि दुनिया छोटी हो गई, हुआ ये कि जब लोगों ने क्या कर लिया 16th सेंचुरी में, जब यूरोपियन सेलर्स जो थे, ठीक है, यूरोपियन सेलर्स ने जब सी रूट ढूंढ लिया, ठीक है, सी रूट टू एशिया, कि एशिया इस रास्ते से जाते, समुद्र के इस रास्ते से एशिया पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो जब उन्होंने सी रूट ढूंढ लिया, जब उन्होंने अमेरिका की खोज कर ली क्रिस्टोफर कोलंबस ने, तो अब क्या है ना, वो एक तरह से समुद्र में नाव डालते, चीर चार के इधर से उधर पहुंच जाते, ठीक है, तो उन्होंने रास्ते ढूंढ दिए, तो उनके लिए दुनिया छोटी हो गई, एक तरह से कहीं भी जा सकते हैं। ठीक, तो फॉर सेंचुरीज बिफोर इंडियन ओशन हैड नोन अ बसलिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स एक्सेट्रा, क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर्स। The Indian subcontinent was central to these flows and crucial point in their network. ठीक है, in their networks. The entry of Europeans helped expand or redirect some of these flows towards Europe. ये पॉइंट समझना। अब क्या हो रहा है कि ये जो यूरोपियंस थे ना, जो जिन्होंने 16th सेंचुरी में एक्सपीडिशंस निकले, इनको इस टाइम फ्रेम को मैं एक टर्म बता रहा हूं, घबराना मत, याद रखो तो अच्छी बात है, जस्ट फॉर नॉलेज। मर्केंटिलिज्म, ठीक है, मर्केंटिलिज्म मतलब क्या है कि जो मर्चेंट्स थे ना, उन मर्चेंट्स को ऐसी गुदगुदी हुई कि यार यूरोप में तो हमने सबको टोपी पहना दी, यूरोप से बाहर चलते हैं टोपी पहनाने। तो तब है ना एक मतलब ऐसे साहसी यात्राएं होना शुरू हुई कि लोग समुद्र में अपनी नाव उतार देते थे, देखते हैं कहीं तो टकराएगी। ठीक, क्योंकि उस समय तक ऐसा माना जाता था, एक ऐसा थीसिस था कि अर्थ फ्लैट है और एक समय के बाद में धड़ से गिर जाएगी तुम्हारी नाव। लेकिन फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट होना शुरू हुआ यूरोप में, तो लोगों ने ये पता लगा लिया कि अर्थ गोल है। हमने बहुत पहले बोल दिया था, 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने, ठीक है, तो हमें पहले से पता, लेकिन वो यूरोपियन थे, उनको पहले लगता था अर्थ फ्लैट है, ठीक है, तो पानी के समुद्र के बाद में जहां तक दिख रहा है उसके बाद में खाई है, जाना मत आगे ज्यादा, तो लोग समुद्र में जाते नहीं थे। लेकिन जब थोड़ा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, लोगों को समझ में आया कि नहीं अर्थ तो गोल है, तो फिर उन्होंने हिम्मत करी, और हिम्मत करके क्या समुद्र में जहाज उतार दिए। तो अब समुद्र में जहाज जब उतार दिए तो वो इंडिया ढूंढने निकले। क्यों इंडिया? इसलिए ढूंढने निकले क्योंकि उनको पता चला, ठीक है, इंडिया ढूंढने निकल गए वो। और क्यों इंडिया ढूंढने निकले? क्योंकि उनको पता चल गया, ये पता चल गया कि यार हमारे पूर्वज जो थे ना, वो कहीं से मसाला लाते थे, और खाना बहुत टेस्टी लगता था, लेकिन उन मसाला देने वालों को बहुत सोना चांदी देते थे। तो उनको ध्यान आया कि यार जब हमारे यूरोप का इतना सारा सोना चांदी कहीं गया है, एक्सपोर्ट हुआ है, तो वो देश तो बहुत अमीर देश होगा, सोने की चिड़िया होगी। तो इंडिया ढूंढना था, एशिया ढूंढना था, जहां कभी जो मैंने बताया ना कि सिल्क रूट के थ्रू जहां ट्रेड होते थे, बहुत पैसा आता था। तो फॉर सेंचुरीज जहां पे बताया गया है कि बसलिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स एक्सेट्रा, क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर, तो लोग इंडियन ओशन का रूट ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। और जब रूट मिल गया था, तो अब ये वापस से यूरोपियंस ने आना शुरू किया। द एंट्री ऑफ यूरोपियंस हेल्प एक्सपैंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीस फ्लोस टुवर्ड्स यूरोप। क्यों? ताकि वो आए तो यूरोपियंस ट्रेडर बन गए थे ना, उन्होंने देखा इंडिया चलते, इंडिया से सामान लेके जाएंगे, फिर उन्होंने देखा कि इंडिया के लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं इनको, तो हमारी कह सकते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी उनकी काम कर गई। हमारे बीच के आपसी मतभेद ने उनको मौका दे दिया कि 2 बिलियन लड़ रही आपस में, और बंदर मामा जो उनकी पूरी रोटी लेके चले गए, वाली कहानी है ना। तो वैसे ही तो यहाँ पे आपको समझना कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड जो था उसकी सिग्निफिकेंस थी, और न्यू ओशन रूट्स जब पता चले तो लोगों ने वो ट्रेड को और बढ़ाया। बिफोर इट्स डिस्कवरी, जैसे अमेरिका का बताया गया, अमेरिका को भी ढूंढा ही गया है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 500 साल पहले। तो बिफोर इट्स डिस्कवरी, इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फर्क होता है बताना, एक चीज बताओ, इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फर्क होता है? बसलिंग ट्रेड मतलब खूब सारा ट्रेड, ऐसा। इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? बताओ। समुद्र में जहाज मतलब क्या है? समुद्र में शिप्स। जिशांत, इस बच्चे का नाम है ओए जिशांत, और ये लिख रहा है आई लव यू कीर्ति, आई विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ, कैन यू गिव मी वन थिंग? कीर्ति को तो देते रहना, मैं तुम्हारा टीचर, मुझसे भी थोड़ा सा प्यार करते होंगे ना, मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ, क्या? कि थोड़ा सा पढ़ लो बेटा क्लास में, बस इतना दे दो मुझे, बाकी तुम कीर्ति को सबको देते रहना, मुझे थोड़ा थोड़ा तो प्यार करते होंगे ना, नहीं करते हो? थोड़ी चीज मुझे दे दो बस, ब्लॉक करवा दूंगा। इन्वेंशन मतलब किसी नई चीज की खोज करना, आविष्कार। हाँ, इन्वेंशन और डिस्कवरी में ये फर्क है
अमेरिका कभी इन्वेंट नहीं होगा, अमेरिका था, आपने ढूंढा है बस, खोज और आविष्कार। तो अमेरिका की जब डिस्कवरी हुई ना, मतलब इट वाज एग्जिस्टिंग देयर, वो पहले से था वहां पे, ठीक है। और इन्वेंशन मतलब क्या, जो था ही नहीं, जैसे बल्ब बनाया, बल्ब का इन्वेंशन हुआ, बल्ब था नहीं वो बनाया, और जो ऑलरेडी होती है, जिसको जो लोगों को पता नहीं तो उसको ढूंढा जाता है ना। तो जैसे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ढूंढना है अपना पोटेंशियल, ठीक है। पवन तना है बल्ब पवन समाना, तो आपको आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपको अपने पोटेंशियल को बस डिस्कवर करना है। चलो, तो अब जैसे यहाँ पे बताया, तो बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन, तो अमेरिका को जब डिस्कवर नहीं किया तो अमेरिका वर्ल्ड से कटा हुआ था, कोई नहीं जाता था अमेरिका, अमेरिका के जो वहां नेटिव लोग थे वही लोग वहां रह रहे थे बस। तो बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कांटेक्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। लाखों साल तक अमेरिका वर्ल्ड से अलग रहा, ठीक है, लाखों साल तक अमेरिका वर्ल्ड से अलग रहा। बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी इट्स वास्ट लैंड एंड अबंडेंट क्रॉप एंड मिनरल्स बिगन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइव्स एवरीवेयर। लेकिन जब अमेरिका की डिस्कवरी होगी तो 16th सेंचुरी से क्या शुरू हुआ कि जो अमेरिका की इतनी सारी जमीन थी, उस पर इतनी सारी खेती होती थी, इतना सारा मिनरल्स था, तो वो इतनी सारी खेती, मिनरल्स और इन सारी चीजों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन सारी चीजों ने लोगों की लाइफ को प्रॉस्परस करना शुरू कर दिया, ट्रेड को और आम जीवन को लोगों के इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो प्रीशियस मेटल्स, पर्टिकुलरली सिल्वर की अगर बात करें तो प्रीशियस मेटल्स, पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम द माइंस लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे पेरू, मेक्सिको, आल्सो एनहांस्ड यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंशियल एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विद एशिया। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप देखो तो अमेरिका का मतलब क्या होता है ना आपको, ये नॉर्थ अमेरिका ऊपर और नीचे साउथ अमेरिका, ये पूरे अमेरिका को जब डिस्कवर किया गया तो यहाँ जमीन थी, खेती की, ये मेक्सिको, पेरू, बोलीविया, ठीक है, इन कंट्रीज में सोना चांदी खूब सारा था। तो जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो यहाँ से यहाँ की वास्ट लैंड मिनरल्स ने लोगों के ट्रेड और लाइफ को बदल के रख दिया। जिन यूरोपियंस ने देखा ना कि अमेरिका जैसी जमीन है और यूरोप में छोटी छोटी गलियों में, तंग गलियों में जी रहे थे वो पॉपुलेशन वहां, तो सब यूरोप छोड़ छोड़ के आ गए, अमेरिका में बस गए और अमेरिका में जहां तक देख सकते थे उतनी जमीन पर कब्जा कर लिया, खेती करना शुरू कर दी, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। तो अब जैसे आप देखोगे तो प्रीशियस मेटल्स, पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको, आल्सो एनहांस्ड यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विद एशिया। अब जब ये नए नए जगह ढूंढी जहां पैसा था, सोना था, चांदी था, तो वो यहां से सोना चांदी निकालते और एशिया में ले जाके बेचते। यूरोप वालों को तो खजान मिल गई ना सोना चांदी की, तो यहां से सोना चांदी निकालते और जो एशिया के साथ ट्रेड करने आए थे तो ट्रेड के बदले सोना चांदी देने लगे। लेजेंड्स स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट द साउथ अमेरिकास फेबल वेल्थ, मेनी एक्सपीडिशंस सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल्डोराडो, केजीएफ। सुना है एल्डोराडो का मतलब क्या है? जैसे केजीएफ मूवी देखी थी ना, उसमें जिक्र आता है एकदम, उसे एल्डोराडो का पता मिल चुका था। मुझे दो तीन मूवीज में बता रहा हूँ, एक ये केजीएफ का वो यूनिवर्स, केजीएफ 1, केजीएफ चैप्टर 2, बाहुबली का, ये पिक्चर है, जितनी बार देखो उतनी बार गूज बम्प, लिटरल गूज बम्प मोमेंट होते हैं उसमें ना। ये है तो भाई दम तो है, मानना पड़ेगा, दम तो है, मानना पड़ेगा, वैसे वाला सीन है। तो खैर कमिंग बैक टू दिस, क्या है कहानी? कहानी है कि प्रीशियस मेटल्स, पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम द माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको, ठीक है, ये जब इनकी डिस्कवरी हुई तो इनकी डिस्कवरी होने से क्या कि यहाँ से बहुत सोना चांदी ले जाया जाता, तो ये सोना चांदी एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए यूज होता था। ऐसे लेजेंड्स स्प्रेड, मतलब क्या, ऐसी कहानियां फैल गई, क्या कहानियां फैल गई, क्योंकि साउथ अमेरिका में सोना चांदी था ना, तो ऐसी कहानियां फैल गई यूरोप में कि साउथ अमेरिका में एक फेबल सिटी ऑफ गोल्ड है। फेबल सिटी ऑफ गोल्ड मतलब कि जैसे अब देखो कैसे कल्चरल कंटिन्यूटी, सोने का शहर कहाँ था, लंका, है ना, तो हर कल्चर में कुछ ना कुछ सेम सिमिलरिटी मिलेगी। तो वैसे क्या यूरोपियन सोसाइटी में ऐसी कहानियां फैल गई कि साउथ अमेरिका में एक फेबल सिटी ऑफ गोल्ड है, जहां सोना ही सोना है, पैसे पैसा है। क्यों? क्योंकि जो लोग साउथ अमेरिका जाते थे वो सारा सोना चांदी लेके जाते थे। तो ऐसी कहानियां थी, हकीकत नहीं थी। तो उस सिटी को ढूंढने के लिए, क्योंकि जब वो यूरोप पहुंचेंगे देखेंगे यूरोप के लोग, अरे तो बहुत पैसा लेके आया, तो उसको कोई सोने की खदान मिल गई क्या, ठीक है। तो क्या होता था कि यूरोप से बहुत सारे एक्सपीडिशंस निकले इन सर्च ऑफ एल्डोराडो। एल्डोराडो क्या है, मतलब वही लोक कहानियों में एक शहर बना दिया गया कि एक सोने का शहर है साउथ अमेरिका में, वहां बहुत सोना चांदी, चलो वहां चलते हैं, ऐसा। तो उसको ढूंढने के लिए यूरोप से जत्थे के जत्थे आने लगे, ग्रुप्स के ग्रुप्स आने लगे, समझे। अब क्या है, अब जैसे आगे देखोगे यहाँ पे, तो द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कंक्वेस्ट and colonization of America was decisively underway by mid 16th century, ठीक है। mid 16th century आते आते क्या हुआ, mid 16th century आते आते, अच्छे समझने वाली चीज, mid 16th century आते आते जो पोर्टुगीज और स्पेनिश कंक्वेस्ट एंड colonization of America आपको देखने को मिला, that was decisively underway by the mid 16th century. European conquest was not the result of superior fire powers, ये चीज समझना। यूरोप के कंट्रीज कौन कौन से, मैं थोड़ा सा विजुअलाइज भी करवाता हूं आपको। हाँ, जैसे अगर आप देखोगे तो यूरोप का है, अमेरिका का है, इसको ऐसे समझो, ये यूरोप है, यूरोप में क्या है, ये ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, स्पेन हो गया, पोर्टुगल हो गया, तो ये सारी कंट्रीज है, स्पेन, पोर्टुगल हो गया। और ये यहाँ जैसे आप देख रहे हैं तो ये अमेरिका हो गया, ठीक है, ये अमेरिका हो गया। तो लोग यूरोप से अमेरिका की तरफ बढ़ रहे थे आगे, ठीक है, लोग यूरोप से अमेरिका की तरफ बढ़ रहे थे। लोग कौन थे? तो जैसे आपको बता रहे हैं, स्पेन से लोग गए अमेरिका को ढूंढने, पोर्टुगल से लोग गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम गई, ठीक है। तो ये सारे लोग अमेरिका की तरफ गए, क्यों? क्योंकि इन्हें अमेरिका में क्या दिख रहा था, अमेरिकाज लिख रहा हूं मैं, तो नॉर्थ और साउथ दोनों इंक्लूड हुए, यहाँ दिख रहा था सोना चांदी ढूंढने गए। दिखती बात है कि यहाँ जो अमेरिका के नेटिव लोग रह रहे थे ना, नेटिव मतलब कि अमेरिका पहले वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नहीं था, लोगों को रास्ता ही नहीं पता था, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ इंसान नहीं थे, इंसान थे जो यहाँ के आदिवासी थे, यहाँ की जनजातियां थी, जिनके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। तो वो जो नेटिव थे उन्हें रेड इंडियंस कहा गया, क्यों? क्योंकि ये ढूंढने इंडिया निकले थे, जिस जमीन से टकराए तो उनको लगा यही इंडिया होगा, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ लोग लाल लाल दिख रहे हैं, रेड इंडियंस, ठीक है, तो यहाँ के नेटिव्स को रेड इंडियंस कहा गया। तो अब दिखती बात है कि जब आप यूरोप के लोग यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज दिखी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के साथ ये भी दिखेगा ना कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ रह रहे थे उन लोगों को कहाँ भगाओगे फिर आप? तो दिखती बात है कि अपना प्रभुत्व, अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए आपको उन्हें हराना होगा। तो जब स्पेन के लोग, पोर्टुगल के लोग यहाँ गए, स्पेन और स्पेनिश और कह सकते हैं यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, व्हेन दे ट्राइड टू कॉलोनाइज अमेरिका, जब उन्होंने अमेरिका के ऊपर कब्जा करने का प्लान किया ना, तो जब वो अमेरिका के ऊपर कब्जा करने का प्लान कर रहे थे तो
उस प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है, उस प्लानिंग प्रोसेस में आपको दिक्कत समझ में आती है। क्या दिक्कत समझ में आती है कि आपको लड़ना पड़ेगा, यूरोपियंस को अमेरिकन से लड़ना पड़ेगा। तो यूरोपियंस जीत भी सकते थे, इनके पास बम गोला बारूद सब था, लेकिन इन्हें बम गोले बारूद की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इन्हें फायर वर्क का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा, ये अपने आप ही जीत गए। कैसे अपने आप जीत गए वो बताता हूं मैं तुम्हें। तो यहाँ पे जैसे ट्रेड समझ में आया आपको, ट्रेड वाला पॉइंट कि कैसे ट्रेड बढ़ा विद द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स। ठीक है, अब कंकेस्ट और डिसीज वाली चीज समझा रहा हूं। तो कंकेस्ट करना जरूरी था, कंकेस्ट मतलब किसी को हराना। तो पोर्टुगीज और स्पेनिश कंकेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज डिसाइसिवली अंडर वे बाय द मिड 16th सेंचुरी। तो मिड 16th सेंचुरी आते आते क्या है कि ये हराने की पूरी ताकत लगा चुके थे, प्लानिंग कर चुके थे। ठीक है, और जो ये यूरोपियन थे पोर्टुगीज और स्पेनिश, तो ये लोग जो जीते हैं ना, इन्होंने जो हराया है अमेरिकन को, दिस वाज नॉट जस्ट द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। सिर्फ सुपीरियर फायर पावर के दम पे नहीं जीते हैं, बम गोले बारूद के दम पे नहीं जीते हैं। ठीक है, इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कंकरर वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल। तो मतलब उन्होंने कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन से नहीं जीते, तो किस चीज से जीते? इट वाज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स। हाँ, यूरोपियंस अपने साथ बीमारियां लेके गए थे, जर्म्स लेके गए थे। कौन से जर्म्स? स्मॉल पॉक्स के। फेंक के मार देंगे कैसे? नहीं, समझा रहा हूं मैं। देखो क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है, पोलियो वायरस डाला जाता है हमारी बॉडी में बचपन में, लेकिन वो वीक वायरस डाला जाता है ताकि हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर ले अगेंस्ट दी पोलियो, और फिर कभी हमें पोलियो का वायरस जब बड़े हो जाए तब आए तो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्या रहे, इम्यूनिटी रहे अगेंस्ट पोलियो, है ना। तो क्या होता है ना कि इंसान धीरे धीरे इम्यून होता है। अब जैसे स्मॉल पॉक्स जब बीमारी यूरोप में आई थी ना, बहुत लोग मरे, फिर उन्होंने यूरोप में वैक्सीन वगैरह डेवलप कर लिया, वो कर लिया, और उसके चलते क्या है कि यूरोप के लोगों के अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई कि अब स्मॉल पॉक्स से लोग मरेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन अमेरिका जो कि लाखों साल से दुनिया से अलग था, वहां के जो लोग थे उनके अंदर कोई इम्यूनिटी डेवलप हुई नहीं थी। समझ गए? वहां के जो लोग थे उनके अंदर तो कोई इम्यूनिटी डेवलप हुई नहीं थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। अब जब यूरोपियंस वहां पहुंचे, तो मैंने क्या बताया कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में लोग ट्रैवल करते थे अलग अलग पर्पस से, नॉलेज, ट्रेड और कन्क्वेस्ट के लिए भी ट्रैवल करते थे, किसी को हराने के लिए, लड़ने के लिए भी ट्रैवल करते थे। तो अब जब यूरोपियंस यूरोप से अमेरिका पहुंचे ना, तो वो अपने साथ अपनी बीमारियां भी लेके गए, स्मॉल पॉक्स। अब क्या है कि अब स्मॉल पॉक्स तो फैलती है ना, बीमारी है, फैलेगी, कम्युनिकेबल डिसीज है। तो अब जब ये बीमारी फैलेगी तो यूरोपियंस नहीं मरेंगे उस बीमारी से, क्योंकि उनके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया। लेकिन अमेरिकन, दोज हु आर इम्यून, दोज हु आर आइसोलेटेड, बहुत लंबे समय तक वर्ल्ड से अलग रहे, तो उनके अंदर वो एंटी स्मॉल पॉक्स बॉडीज डेवलप नहीं हुई है, उनके अंदर वो इम्यूनिटी नहीं है। तो होगा क्या इसका परिणाम? इसका परिणाम ये होगा कि इट वाज द जर्म्स एज those of smallpox that carried on their person। ठीक है, तो because of their long isolation, America's original inhabitants had no immunity against these diseases। तो अमेरिका का जो ओरिजिनल inhabitants थे उनके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं थी अगेंस्ट these diseases that came from Europe। तो smallpox in particular proved a deadly killer for them। तो वहां के नेटिव्स के लिए smallpox एक बहुत भयंकर बीमारी हो गई। ठीक है, और उस भयंकर बीमारी के चलते क्या होता है, smallpox के चलते once introduced it spread deep into the continent ahead even of any European reaching there। ठीक है, तो उसके पहले की यूरोपियन आर्मीज नहीं पहुंच रही थी, वो बीमारियां फैलती चली गई, और वो बीमारियां फैलते चली गई, it killed and decimated whole communities, paving the way for conquest। तो पूरी की पूरी जनरेशंस खत्म कर दी इस बीमारी ने। तो जब यूरोपियंस वहां पहुंचे तो उनको ऑलरेडी लोग मरे पड़े मिले थे कि चलो जीत गए, जीत गए। ठीक है, ऑलरेडी पेविंग द वे फॉर कंक्वेस्ट। समझे? तो अब समझ में आया कि हाउ कंक्वेस्ट वाज फैसिलिटेटेड बाय द हेल्प ऑफ डिसीजेस। ट्रेड समझ में आया कि ट्रेड रूट्स नए नए मिले, और नए नए ट्रेड रूट्स के चलते लोग वहां जाने लगे। अभी ट्रेड के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब वहां पहुंचे तो उन्हें जीतना था, तो कंक्वेस्ट वाज फैसिलिटेटेड बाय डिसीजेस। तो कंक्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, टॉपिक समझ में आ रहा है? प्री मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे जुड़े थे लोग, तो ऐसे जुड़े थे। फिर आगे देखिए, अगर तो आगे क्या हो रहा है, गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स। अगर मान लो तुम मेरे को ऐसा, अरे चिकारा भाई का फेवरेट सब्जेक्ट आ गया, अगर मान लो अगर ये यूरोपियंस बंदूकें लेके आते तो अमेरिकन के अंदर भी ताकत थी, वो बंदूकों ऐसे घुमा देते बंदूकों को, है ना, हैंड्स अप हो जाते। तो अगर मान लो आप बंदूक हथियार लेके जा रहे हो, पहली लाइन में बता रही है कि गन्स कुड बी ब्रॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स। तो आप हथियार तो छुड़ा के सामने वाले को गोली मार दोगे, लेकिन बीमारी कैसे छुड़ाओगे? पहली बात तो बीमारी पकड़ने जाओगे, तो क्या बीमारी पकड़ने जाओगे तो तुम्हें चिपक जाएगी ना बीमारी, तो वहां पे वही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि गन्स कुड बी बॉट, कैप्चर्ड और टर्न्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स बट नॉट डिसीजेस सच एज स्मॉलपॉक्स टू व्हिच द कनकरर्स वर मोस्टली इम्यून। ठीक है, तो जो लड़ने आपसे आ रहे थे वो अपने साथ में बम गोले बारूद और स्मॉल पॉक्स भी लेके आ रहे थे, तो स्मॉल पॉक्स से तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि वो जो कंकरर्स थे जो आपको हराएंगे वो ऑलरेडी उस डिसीज से इम्यून थे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया कंक्वेस्ट, डिसीज। अब ट्रेड वाले सेक्शन को और समझो अगर आप, तो ट्रेड का क्या सिस्टम बैठा है भाई, ट्रेड का ये गणित बैठा है, देखना ट्रेड का ये गणित बैठा है। तो अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। 19th सेंचुरी तक, ठीक है, 19th सेंचुरी तक यूरोप में, तुम क्या सोचते हो यूरोप बहुत अच्छा है? कुछ नहीं है यूरोप में। ठीक है, वहां गरीबी थी बहुत 19th सेंचुरी तक। वो तो बाद में जब उन्होंने इंडिया में लूट के ले गए पैसा, अलग अलग इंडिया, ठीक है, इंडो चाइना रीजन, अफ्रीकन रीजन, ये अमेरिकन रीजन, तो जगह जगह जाके लोगों ने बहुत उत्पाद मचाया, वहां से रिसोर्सेज लेकर तब जाके यूरोप में पैसा आया मेरे दोस्त। तो वही हुआ, अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। यूरोप में पॉवर्टी और हंगर दिस वाज वेरी कॉमन। ठीक है, सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिसीजेस वर वाइडस्प्रेड। ठीक है, शहरों में बहुत भीड़ भाड़ थी, क्योंकि यूरोप उतनी जगह थी, उतनी जगह में गचर पचर रह रहे थे। ठीक है, तो सिटीज क्राउडेड थी, डेडली डिसीजेस कभी भी हो जाती थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन उस समय, क्योंकि क्या लोग चर्च को भी चैलेंज करते थे, तो लड़ाइयां भी चल रही थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर वेरी कॉमन एंड रिलीजियस डिसेनेटर्स। डिसेनेटर्स कौन होते हैं? देखो, जैसे एक बात, एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैंने बोला कि तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना, ये क्वेश्चन आएंगे याद कर लो, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, मैं नहीं पढ़ रहा, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तो वो क्या हो जाएगा? अगर मैंने कुछ आपको बताया, आप मेरी नहीं सुन रहे हो, तो आप डिसेंट दिखा रहे हो। डिसेनेटर मतलब क्या है कि द वन हु इज नॉट एग्रीइंग। तो अब ये डिसेनेटर वर्ड किसके कंटेक्स्ट में यूज किया गया? रिलीजियस डिसेनेटर। मतलब जैसे चर्च ने कुछ बात बोली, ठीक है, चर्च ने बोला कि दुनिया फ्लैट है,
लेकिन तुमने क्या बोला कि मैं नहीं मानता हूं चर्च को, मैं तो साइंस पढ़ के आया, मुझे पता है कि दुनिया गोल होती है। तो आपके पीछे ना चर्च वाले पड़ जाएंगे कि इसको पकड़ लटकाओ साले को, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है ना कि रिलीजियस डिसनेटर्स का मतलब ये है कि वो लोग जो रिलीजन के अगेंस्ट जाके बोलने लगे थे। तो अब क्या होता था कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसनेटर्स वर परसिक्यूटेड। तो जो लोग क्या करते थे, धर्म के विरुद्ध बोलते थे, उन लोगों को पकड़ पकड़ के क्या किया जाता था, उन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, मार दिया जाता था, ये सब चलता था। तो अब यूरोप में क्या हो रहा है ना, यूरोप में चर्च अगर किसी के पीछे पड़ गया तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग भाग जाते थे, यूरोप छोड़ के भाग जाते थे। वो लोग यूरोप छोड़ के भाग जाते थे, कहां भाग जाते थे, अमेरिका। कहां जा रहे दोस्त, भाग के जा रहे, कहां जा रहे, अमेरिका जा रहे, ठीक है। तो थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड फ्रॉम फ्लेड यूरोप फ्रॉम फॉर अमेरिका, ठीक है। तो थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका, ठीक है। तो हजारों लोगों ने क्या कर दिया, अमेरिका यूरोप छोड़ के हजारों लोग अमेरिका की तरफ भाग गए। हियर बाय 18th सेंचुरी प्लांटेशन वर्कड एज स्लेव कैप्चर्ड इन अफ्रीका वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स, ठीक है। अब होता क्या है, ये लोग अमेरिका भाग के चले गए, तो अमेरिका में बैठ के ताश पत्ते खेलेंगे क्या, नहीं। अब अमेरिका में देखा बहुत जमीन है, पॉसिबिलिटी है, उन्होंने देखा अच्छा है, वहां यूरोप में तो गलियां, तंग गलियां थी, यहाँ तो क्या है, यहाँ बहुत जमीन है, खुला आसमान, खुला झरने, नदी, पानी, सब कुछ है, मिनरल्स है। तो जब ये लोग यूरोप छोड़ छोड़ के अमेरिका भाग गए, तो हियर बाय 18th सेंचुरी प्लांटेशन वर्कड बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट। तो उन्होंने देखा कि यूरोप में अपने रिश्तेदार हैं, अपन यहाँ से खेती करके सामान पहुंचा देंगे और यूरोप में बेच देंगे, उनके पास भी पैसा, अपने पास भी पैसा। तो हजारों लोग जो भाग भाग के गए, उन्होंने अमेरिका में सेटल हो गए, अफ्रीका से स्लेव्स पकड़ पकड़ के ले आए, क्योंकि यूरोपियंस में स्लेव ट्रेड तो चलता, तो उन्हें पता था अफ्रीका से स्लेव्स लाना है। तो स्लेव्स ले आते थे और उन स्लेव से अमेरिका की जमीन पे खेती करवाते थे, कॉटन और शुगर ग्रो करते थे और यूरोपियन मार्केट्स में बेचते थे। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि कंक्वेस्ट डिसीजेस हेल्प टू कंकर दी न्यू लैंड्स ऑफ अमेरिका। और जब नई लैंड अमेरिका की डिस्कवर होगी तो उस पर जाकर लोग सेटल हुए, वहां से ट्रेड करना शुरू करा। अब और देखोगे ना तो ट्रेड कैसे और बढ़ रहा था, देखो। तो अंटिल वेल इनटू 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक आपको देखने को मिलता है, अंटिल वेल इनटू 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो 18th सेंचुरी के पहले तक चाइना और इंडिया वर्ल्ड की सबसे अमीर देश हुआ करते थे। अब देखो प्राउड मोमेंट, फीलिंग अ प्राउड इंडियन आर्मी, आ रहा वाला भाई, ठीक है। तो रिकॉर्डेड नहीं बेटा, यूरोप के लोग बुरे थे, हाँ बुरे लोग ही ज्यादा बदमाश लोग जो होते हैं ना, तो वो उल्टे काम वही करते हैं। देखो क्या हो रहा है, तो अंटिल वेल इनटू 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज, ठीक है। चाइना और इंडिया जो है वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में से गिने जाते थे, ठीक है। दे वर आल्सो प्रीएमिनेंट इन एशियन ट्रेड में भी प्रीएमिनेंट थे, इंपॉर्टेंट थे, डोमिनेटिंग थे। हाउएवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी, लेकिन 15वीं सेंचुरी से जैसे आपको देखने को मिलता है, तो मैंने बताया था कि चाइना जो है ना, चाइना का सिल्क रूट यहाँ डिसमेंटल हो गया था, क्योंकि चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कांटेक्ट एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। तो चाइना ने अपना क्या कर दिया, जो पहले साम्राज्य फैला के रखा था उस साम्राज्य को समेट लिया और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, आइसोलेशन में चले गया, मतलब वो खुद में रहने लगा चाइना। वर्ल्ड के सामने फिर बहुत ज्यादा ट्रेड वेड करने लगा, क्यों, क्योंकि उस समय पे डायनेस्टिक चेंजेस आ रहे थे, और चाइना में जो डायनेस्टीज आई, डायनेस्टीज ने फिर अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा, अपने ही एरिया में रखा, उतने में ही सीमित रखा, ठीक है। तो चाइना से रिड्यूस्ड रोल इन राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिका ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड, ठीक है। तो अब आपको क्या देखने को मिलता है कि चाइना का ये जो रिड्यूस्ड रोल है, ठीक है, चाइना का जो रिड्यूस्ड रोल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलता है, और धीरे धीरे अमेरिका जो ग्रो हो रहा था, क्योंकि अमेरिका में बहुत पोटेंशियल था ना, जमीन, मिनरल्स, सब कुछ। तो चाइना रिड्यूस्ड रोल एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिका ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड, ठीक है। इस चीज ने क्या करा, जैसे पावर इज लाइक सीसॉ, अगर चाइना इंडिया नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया भी उस समय गुलाम बन गया था, ब्रिटेन ने आके कब्जा कर लिया था, तो अमेरिका क्या करेगा, ऊपर आ रहा था, ठीक है, अमेरिका ऊपर आ रहा था। तो अब आपको क्या देखने को मिलता है कि यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और धीरे धीरे जो आपको प्री मॉडर्न वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, तो अमेरिका भी इन्फेंट है, अभी बना नहीं है। अमेरिका से भी जो सामान जा रहा है वो सारा सब कुछ जा रहा है, मिनरल्स वो यूरोप को फायदा पहुंचा रहा है। यूरोप ने बहुत सारी जगह कॉलोनीज बना करके कब्जा करके रखा है, ठीक है। अमेरिका उस समय पे आधा यूरोप के अंडर में था एक तरह से, ठीक है। तो यूरोप जो है वर्ल्ड का नया सेंटर ऑफ पावर बनने लगा, क्योंकि इंडिया और चाइना जो थे अपने आप को अपने डाउनफॉल पे थे, क्लियर है। तो इस तरह से प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड सेंटर्स चेंज हो गए, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड कैसे होता था, अमेरिका की डिस्कवरी क्या थी, अमेरिका को कन्क्वेस्ट करने में डिसीजन ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए, क्लियर हुआ, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए। जैसे यहाँ पे देख लो, स्लेव्स फॉर सेल्स, ठीक है, स्लेव्स लाइन में खड़े कि इनको खरीदा बेचा जाएगा और अमेरिका में जो नई जमीन ढूंढी है वहां पे ले जाकर काम करवाया जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है, बताओ क्लियर है, कन्क्वेस्ट डिसीजन ट्रेड वाला टॉपिक बताइए भाई साहब, क्लियर हो गया। आओ संदीप, आओ आओ आओ, स्वागत है आप सभी का। आज मेरा दोस्त आ गया है, कैसे हो संदीप, बढ़िया हो, चलो खत्म हो गया चैप्टर। आ जाओ जरा फटाक से, मैं डाउट बॉक्स खोल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें पता ही है, मैं तो इतनी बार में सिखा चुका हूँ डाउट कैसे देना होता है। अब जिस पेज पे डाउट है उसको वोट कर दो, चार तो पेज ही है, चारों पेज एक एक करके खोल लूँ क्या, चलो चारों पेज ही खोल लेते हैं यार, वोट करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी ठीक है। तुम बताते चलो इस पूरे चैप्टर में कहाँ डाउट है। डिलीटेड टॉपिक्स की समरी पढ़ा दो, इंटरेस्टिंग है चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब वो यही है, सीबीएसई पता नहीं क्या करना चाहती है, काटे जा रही है चैप्टर सिलेबस को। तो इस चैप्टर में तो बेसिकली ये बताया गया, फिर इसके बाद में जैसे ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बाद में जैसे कहानी पीछे पीछे की बता दी, अब फिर ये अगला जो टॉपिक आता है इसमें क्वेश्चन भी है, चलो अगर डाउट है तो फिर क्वेश्चन में एक साथ करवा दूंगा, ठीक है। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बाद में आपको ये बताया जाता है कि 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, फिर 20th सेंचुरी में तो पूरा वर्ल्ड वॉर तक की कहानी पूरी बताई गई है कि ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना आज जो हम दुनिया देखते हैं, समझे। चलो चार तो पेज है, तीन चार पेज, जो तो तुम एक एक टॉपिक करके डाउट बताते चलो, ठीक है। अब वोट कर दो।
चलो आ गए, अपलोड भी हो गए सारे, आ जाओ आ जाओ। चलो ओके गाइस, तो पहला पेज जो अपलोड किया है, ये दीदी वाला पेज, जो आलू ढूंढ रहे हैं ना, कनकस डिसीज एंड ट्रेड वाला, कनकस डिसीज एंड ट्रेड वाला, आ जाओ। पहले इस पे से डाउट लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे एक साथ। बताओ क्या डाउट है इस पेज में, क्या डाउट है पूछते चलो। इस पेज में क्या डाउट है, इस पेज को सबसे ज्यादा बच्चों ने वोट किया। डिसीज कैसे आई थी, देखो डिसीज कैसे आई थी बता रहा हूं कि इस बीमारी तो बीमारी होती है, स्मॉल पॉक्स बीमारी जैसे यूरोप में फैली हुई थी, तो यूरोप के लोग लेकिन उस बीमारी से इम्यून हो गए थे। ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे उस बीमारी के अगेंस्ट में आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो यूरोप के लोग तो उस बीमारी से इम्यून हो गए थे। लेकिन क्या है, यूरोप के लोग इम्यून हो गए थे, अमेरिका के लोग तो इम्यून नहीं होते, क्योंकि अमेरिका के लोगों ने उस बीमारी को पहले कभी देखा ही नहीं था। लेकिन जब यूरोपियंस वो बीमारी लेके अमेरिका पहुंचे, तो अमेरिका के लोग गोली मारते उससे पहले बीमारी से मर गए। ऐसा हुआ, समझे। चलो सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ क्या कहता है बाबू। सेकंड पैराग्राफ में तो बताया कि जैसे कभी कभी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, जैसे जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी तो पोटैटो के क्रॉप की भी डिस्कवरी हुई। अब वही पोटैटो का क्रॉप जो है, तो वो यूरोप में जब आया तो यूरोप के गरीब व्यक्ति भी खाने पीने लगे, हष्ट पुष्ट रहने लगे। लेकिन जब क्या होता है, जब एक बार आयरिश पोटैटो फेमाइन आती है, तो पोटैटो की फसल जो है वो खराब हो जाती है। अब पोटैटो की जब फसल खराब होती है, तो उस फसल के खराब होने से बहुत सारे गरीब लोग जो उस पर डिपेंडेंट थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सेकंड पैराग्राफ में बताया गया। और थर्ड पैराग्राफ में ये बताया गया कि जैसे जैसे यूरोपियन सेलर्स ने नए नए रास्ते ढूंढे, अमेरिका का रास्ता ढूंढ लिया, इंडिया का रास्ता ढूंढ लिया, ओशियन रूट, तो इससे क्या होगा ना, प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो पहले बहुत दूर दूर लगती थी जगह, अब वो श्रैंक हो गया। ठीक है, अब लोग आ जा सकते थे, तो इससे ट्रेड बढ़ गया। ठीक है, इससे ट्रेड बढ़ गया, और ट्रेड जब बढ़ा तो यूरोपियंस का उस ट्रेड में शेयर बढ़ गया। समझे। बताओ सेकंड थर्ड थर्ड पैराग्राफ बता दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन पूछो। आइसोलेशन मतलब अलग हो जाना। स्मॉल पॉक्स कैसे स्प्रेड हुआ। अरे एक कम्युनिकेबल डिसीज तुमने कहा, चट्टे 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 हो जाते, बीमारी हो जाती वो। बताओ सर वुमेन क्यों है फिगर में। विमेन इसलिए बाबू, ये क्या है ना, ये आयरिश पोटैटो फेमाइन का एक फोटो बताया गया, जैसे एक आंटी इधर पीछे सिर पकड़ के बैठी है, एक बच्चा है जो देख रहा है कुछ, इसकी टोकरी में आलू है। ठीक है, आलू में टोकरी में आलू, और ये क्या कर रहे हैं, फसल खराब हो गई तो खेत में जो बची हुई फसल थी, उस फसल में से आलू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समझे। इसके आगे का चैप्टर है 2025 में, तो आप क्यों नहीं पढ़ा रहे, हम लोग के बोर्ड में तो आएगा। कौन सा बोर्ड है, बुक में है, मैं वही कह रहा हूँ, बुक में तो पूरा चैप्टर दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 1.1 तक ही आना है। सर्कुलर देखो एक बार। यस यस, चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, चलो अगला अगला टॉपिक। इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन में से ऐसे ऐसे आते हैं कि हाउ डिसीजेस हेल्प यूरोपियंस इन कंकरिंग अमेरिका। तो आपको पूरी कहानी लिखना रहेगी कि डिसीजेस ने अमेरिका को कैसे हेल्प किया। क्वेश्चन बता दो, देखो चलो क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन बता देता हूं। व्हाई वाज द सिल्क रूट कंसीडर्ड गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सिल्क रूट को ऐसा क्यों कंसीडर किया जाता था, प्री मॉडर्न वाइब्रेंट ट्रेड रूट क्यों कंसीडर किया जाता था, क्योंकि उससे सिल्क कार्गोस की मूवमेंट होते थे, ड्यू टू द फ्लो ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ड्यू टू लिंकेज ऑफ चाइना विद ऑस्ट्रेलिया, ड्यू टू ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, बताओ सिल्क रूट को वाइब्रेंट को क्यों माना जाता था। ठीक है, दो चैप्टर नहीं, अब इसके बाद वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर है, वो आना ही नहीं बोर्ड एग्जाम में, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसके बाद वाला चैप्टर आना नहीं है, तो हम प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे फिर इसके बाद। अगर इसके अलावा सेकंड वाले टॉपिक से पूछ लिया तो, अरे नहीं पूछते हैं, सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछते हैं, और मैं सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से पढ़ाऊंगा क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले ना बाबू। हम्बल पोटैटो का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दो। हम्बल पोटैटो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो आसान फसल है, सस्ती फसल है, और उसको खा के यूरोप के अमीर गरीब व्यक्ति भी जो थे अच्छा जीवन जी पा रहे थे। डी होगा इसका राइट आंसर। सिल्क रूट को एक एग्जांपल माना जाता है वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड रूट का, क्यों, क्योंकि वहां से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे। डी, बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड टू सेवरल डायरेक्शंस। ठीक है, बुद्धिज्म ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुआ और सेवरल डायरेक्शंस की तरफ स्प्रेड हुआ। बताओ ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज, सिल्क रूट्स, ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रैवलर्स, ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, यूरोपियंस का इसमें कुछ देना नहीं है, ट्रेड और ट्रैवलर्स हो जाएगा, सिल्क रूट हो जाएगा, कल्चरल एक्सचेंज हो जाएगा। 1 2 3, तो 1 2 3 दिया है, 1 2 3 दिया है, ये सिंपल हो गया आंसर। Which one of the following religions emerged from Eastern India and spread in several directions? ईस्टर्न इंडिया में कौन सा रिलीजन अभी पढ़ा अपन ने, बुद्धिज्म, ईस्टर्न इंडिया में ओरिजिनेट हुआ और सेवरल डायरेक्शंस में स्प्रेड हुआ बुद्धिज्म। डैश फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल थ्रू सिल्क रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या चीज थी जो डैश फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल थ्रू सिल्क रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया से क्या जाता था, इंडिया से जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया से गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट नहीं जाते थे, ग्रेन पल्सेस नहीं जाते थे, आयरन मेटल नहीं जाता था, क्लोथ्स एंड स्पाइसेस, ये सब क्वेश्चन आए हैं, देख लो सिल्क रूट से। सिल्क रूट एक फेवरेट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, और देखो कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। सिल्क रूट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एनी टू एग्जांपल। ट्रेड और कल्चर का एग्जांपल बता दो, तो ट्रेड में आप बता दोगे कि सिल्क, ट्रेड में आप बता दोगे सिल्क रूट से जो ट्रेड होता था। ठीक है, सिल्क रूट से जो ट्रेड होता था वो। दूसरा जैसे अगर अपन देखें तो दूसरा क्या बता सकते हो आप, सिल्क रूट से जो ट्रेड होता था वो हो गया। फिर दूसरा जैसे अगर अपन देखें, हाँ दूसरा जैसे अगर अपन देखें तो दूसरा क्या है, कल्चरल में आप बता दोगे कि रिलीजन का, रिलीजन कौन कौन से, जैसे हिंदुइज्म, जैसे आप देखोगे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म। ठीक है, तो
बुद्धिज्म, ये सारे रीजन ट्रैवल करे हैं सिल्क रूट के थ्रू, तो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज होता था। हाउ वाज द सिल्क रूट एन एग्जांपल ऑफ प्री मॉडर्न वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड? तो सेम एज प्रीवियस, है ना, सेम एज प्रीवियस हो जाएगा। कैसे ट्रेड होता था? फिर पोटैटो फेमाइन वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? पोटैटो फेमाइन किस कंट्री से जुड़ा हुआ है? आयरिश पोटैटो फेमाइन हुआ था, आयरलैंड से जुड़ा हुआ है। फाइन। इन द अर्ली इयर्स ऑफ 19th सेंचुरी द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स ब्रॉट फंडामेंटल चेंज इन द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल? आलू, तो वही सवाल है, कहानी उतनी है ना, कि कहानी उतनी है। Why was the Indian subcontinent significant to the trade network before European intervention? इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्यों सिग्निफिकेंट था यूरोपियन इंटरवेंशन के पहले तक? क्योंकि आप बताएंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो था, तो यहां से बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, गुड्स वर एक्सपोर्टेड, यहां से बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, एंड सिल्वर, गोल्ड एंड अदर प्रीशियस metals were brought instead। ये दूसरे मेटल्स आते थे और इस तरह से क्या है, ये ग्रो हुआ। ठीक है, चलो। हाउ डिड फूड प्रमोट लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टेक्ट? फूड लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टेक्ट कैसे प्रमोट करता है? तो इसमें आप क्या करोगे, नूडल्स वाला एक एग्जांपल लिखोगे, पास्ता वाला एक एग्जांपल लिख दोगे, ठीक है, अमेरिका की डिस्कवरी वाली चीज लिख दोगे। अमेरिका की डिस्कवरी और अमेरिका की डिस्कवरी के बाद में जिस तरह से ग्रोथ हुई, किस चीज की? अमेरिका की डिस्कवरी के बाद में जिस तरह से आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका आपको क्या देखने को मिलता है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका कैसे बहुत सारी हमारी आज की जो कॉमन क्रॉप्स है वो दे वर नॉट नोन टू अस, वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ट्रेड कंक्वेस्ट, ट्रेड एंड डिसीज, कोई बच्चा पूछ रहा है ना उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो देखो उससे कैसे क्वेश्चन आए हैं आज तक, आप उठा के देखो तो इस चैप्टर में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतने ही टॉपिक तक के क्वेश्चन है। तो जर्म्स ऑफ व्हिच डिसीज पेव्ड द वे? तो कौन सी डिसीज थी जिसने यूरोपियन कंक्वेस्ट ऑफ अमेरिका में मदद करी? स्मॉल पॉक्स। क्लियर है? अगला, मिड 16th सेंचुरी में डिसीज है जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह अमेरिका पहुंची, किसके द्वारा? तो स्पेनिश सोल्जर्स जो है वो लेके गए। ठीक है, स्पेनिश सोल्जर्स लेके गए। 17th सेंचुरी में एल्डोराडो इन साउथ अमेरिका बिकेम फेमस फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? फॉर सिटी ऑफ गोल्ड, ऐसा माना जाता था। एल्डोराडो का एक सोने का शहर है जिसको ढूंढने लोग निकल गए थे यूरोप से। फिर क्या? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट पर कॉटन एंड शुगर प्राइमरली एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका? अमेरिका से कहां की मार्केटों में सामान बेचा जाता था? यूरोपियन मार्केट्स में। ठीक है, रीड द फॉलोइंग रीजंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। यूरोप से अमेरिका लोग क्यों भाग के गए? पॉवर्टी, हंगर के कारण, वाइड स्प्रेड डिसीजेस के कारण और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड परसिक्यूशन के कारण। 134 सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे, why did Europeans flee to America in 19th century? Poverty and diseases। ठीक है, करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन। ड्यू टू गोल्ड रश, एस्केप फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, आज आफ्टरमाथ ऑफ वियतनाम वार नहीं, पॉवर्टी एंड डिसीजेस हो जाएगा इसका। 2023 का क्वेश्चन है। हाउ डिड स्मॉलपॉक्स प्रूव द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर स्पेनिश कंकरर्स? तो आप बताओगे कि यूरोपियंस जो थे, या फिर जैसे स्पेसिफिकली आप स्पेनिश बोल रहे हो, तो स्पेनिश पीपल, क्या हो गया मेरे साथ, स्पेनिश पीपल, ठीक है, स्पेनिश पीपल वर इम्यून टू दी स्मॉलपॉक्स। स्मॉलपॉक्स के लिए इम्यून थे। ठीक है, कौन इम्यून थे? स्मॉलपॉक्स के लिए इम्यून थे स्पेनिश पीपल, बट इम्यून मतलब कि आप उससे बीमार नहीं होगे, बट अमेरिकंस वर नॉट इम्यून टू सच। ठीक है, स्मॉल पॉक्स टू सच डिसीजेस, और उसी के चलते देयरफॉर आपको क्या देखने को मिलता है? अमेरिकन इम्यून नहीं थे और स्पेनिश पीपल जो थे तो दे वर इम्यून, इसी के चलते उस कंटेक्स्ट में डिसीज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो आप ऐसे कंक्लूजन दे सकते हो, ठीक है। हाउ डिड यूरोपियंस हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, नॉलेज एंड कस्टम्स अक्रॉस यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द मिड 16th सेंचुरी? तो यूरोपियंस हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, नॉलेज एंड कस्टम्स, तो आप क्या बताएंगे कि यूरोपियंस जो है, तो अमेरिका की डिस्कवरी हुई, अमेरिका की जो डिस्कवरी हुई, अमेरिका डिस्कवरी हेल्प देम टू, मतलब यूरोपियंस को हेल्प देम मतलब हेल्प यूरोपियंस, अमेरिका की डिस्कवरी ने यूरोपियंस को मदद करी, हेल्प यूरोपियंस टू ग्रो। ठीक है, अमेरिका की डिस्कवरी ने यूरोपियंस को मदद करी टू ग्रो। अब फिर यहां से क्या होता था, जो सिल्वर और प्रीशियस मेटल्स यहां से अमेरिका से लेके जाते थे, इस मेटल के साथ में क्या करते थे? एशिया के साथ के ट्रेड को फैसिलिटेट करते थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ डिड यूरोपियंस हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, नॉलेज एंड कस्टम्स अक्रॉस यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द मिड 16th सेंचुरी? तो वहां से अब क्या होता था, इनका ट्रेड फाइनेंस हो जा रहा था अमेरिका से, अमेरिका की डिस्कवरी से यूरोपियंस का ट्रेड फाइनेंस हो जा रहा था, और उसकी मदद से इन्होंने क्या किया? ओवरसीज एक्सप्लोरेशन वगैरह सारा सब कुछ शुरू कर दिया। छुट्टी कर रहा हूं यार, जरा रुक जाओ। ठीक है, व्हाई डिड पीपल फ्ली टू यूरोप फॉर अमेरिका? ठीक है, पीपल फ्ली यूरोप फॉर अमेरिका, तो दिखती बात है, दो तीन रीजन थे, पॉवर्टी एंड डिसीजेस, जो एमसीक्यू में देखा आपने, पॉवर्टी एंड डिसीजेस। ठीक है, पॉवर्टी एंड डिसीजेस के बाद में क्या है? पॉवर्टी एंड डिसीजेस, ओवरक्राउडेड सिटीज,
ओवरक्राउडेड सिटीज के बाद में आपको देखने को मिल रहा है कि रिलीजियस परसिक्यूशन, तो इन सारे कारणों से क्या है, लोग जो है वो भाग रहे थे अमेरिका छोड़ के, ठीक है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, हाँ, परसिक्यूशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्ली टू अमेरिका, ठीक है, सेम, और ये इतने सारे टॉपिक्स थे। बस डाउट पे वापस आ जाते हैं अपन, और डाउट पे वापस आ जाते हैं। सेकंड, सिल्क रूट वाले पेज को खोला था सबसे ज्यादा बच्चों ने। सिल्क रूट वाले पेज से क्या डाउट है बताओ, ये लो, सिल्क रूट वाले पेज से क्या डाउट है चैट में बता दो। मैं वही बता रहा हूं, जो दूसरे बोर्ड के भी बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, सुनो मेरी बात। अब क्या होगा, मैं सारे बोर्ड के हिसाब से चलूंगा तो स्टेट मध्य प्रदेश बोर्ड में कुछ आ रहा है, राजस्थान में कुछ आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ आ रहा है, उत्तराखंड में कुछ आ रहा है, सारे स्टेट बोर्ड में अलग अलग चीज आ रही है, तो अगेन वो एक पेंडुलास बॉक्स खुल जाएगा। तो इसीलिए डे 1 पे तुम्हें बताया गया था ना, आरंभ बैच इज फॉर सीबीएसई बोर्ड, तो हम सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं। तो मैं एक हैक देता हूं, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है ना कि हम स्टेट बोर्ड के, तो तुम वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट देख सकते हो, मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, जिसमें आगे का भी पार्ट पढ़ाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब हर एक स्टेट का अलग अलग सिलेबस है, तो स्टेट बोर्ड में एक बोर्ड का करवाएंगे, दूसरे का छूटेगा, समझ रहे हो। तो सारे स्टेट बोर्ड तो अपन टारगेट ही नहीं कर सकते बाबू। सिल्क इंडिया से नहीं जाता था, नहीं सिल्क चाइना से ज्यादा जाता था। कोई डाउट इस पेज में? रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि जब जैसे चर्च वर्च के लोग जो है ना पकड़ के पनिशमेंट देते हैं, तो वो रिलीजियस परसिक्यूशन कहलाता है। जब चर्च के लोग जो पकड़ के सजा सुनाते थे ना, तो उसे रिलीजियस परसिक्यूशन कहा जाता है। डिसेनेटर का मतलब क्या है कि जो आदमी क्या करता है, रिलीजियस डिसेनेटर मतलब जो धर्म के विरुद्ध जाके बोलता है, वो रिलीजियस डिसेनेटर कहलाता है। इस पेज से क्या डाउट है? सिल्क रूट का सेकंड पैराग्राफ सर, सेकंड पैराग्राफ में बताया गया कि सिर्फ ट्रेड नहीं होता था, कल्चरल एक्सचेंज भी होता था इस रूट के थ्रू। इसी सिल्क रूट के थ्रू क्या है, इस्लाम वेस्टर्न वर्ल्ड से एशिया तक आया, क्रिश्चियनिटी वेस्टर्न वर्ल्ड से एशिया तक आई, बुद्धिज्म इंडिया से पूरे विश्व में फैला। तो धर्म कैसे फैलेगा? धर्म के कोई पैर नहीं होते ना, धर्म तो हम कैरी करते हैं हमारे कंधों पे, हमारे दिमाग पे। तो लोग जो है एक धर्म के फॉलोवर, लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स एक जगह से दूसरी जगह इन्हीं रूट्स के थ्रू गए। तो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज दोनों चीज हुई सिल्क रूट के थ्रू। स्लेव्स अफ्रीका से आते थे, जी हाँ। स्टारवेशन मतलब भूखा मर जाना, भूख के कारण। सिल्क रूट का डिजिस्ट, एक जिस्ट दे दीजिए, जिस्ट, अच्छा, सिल्क रूट का जस्ट यही बाबू कि ये एक ऐसा रास्ता था, ठीक है, जहां से चाइनीज सिल्क कार्गो जाती थी, जो चाइना से होते हुए यूरोप वगैरह, नॉर्थ अमेरिका तक जाती थी और नॉर्थ अफ्रीका तक जाती थी। और इस रूट पे बहुत गजब का ट्रेड होता था पहले, बिफोर क्रिश्चियन एरा टू 15th सेंचुरी तक, ठीक है। ये रूट थ्राइव करा, फिर उसके बाद में रूट बंद हो गया एक तरह से। तो इस रूट के थ्रू सिर्फ ट्रेड ही नहीं होता था, कल्चरल एक्सचेंजेस भी होता था, जिसमें होता है कि एक धर्म दूसरी जगह तक पहुंचता था। ये सिल्क रूट के बारे में बताया, जो दर्शाता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी वर्ल्ड जो था, ग्लोबल वर्ल्ड था, कनेक्टेड था। स्पेगेटी नूडल्स को ही कहा जाता है। नूडल्स जब चाइना से यूरोप पहुंचे तो उन्हें यूरोप में स्पेगेटी कहा गया, ठीक है। आयरिश पोटैटो फेमाइन मतलब आयरलैंड में है ना, पोटैटो की फसल खराब हो गई, और क्योंकि बहुत सारे लोग पोटैटो के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो वो भूखे मर गए, इसीलिए आयरिश पोटैटो फेमाइन नाम दिया गया उसको, समझे। चाइना से जब नूडल्स यूरोप पहुंचे तो उन्हें स्पेगेटी कहा गया। जुत्ती मेरी अच्छा सॉन्ग है ना सर, हाँ, ठीक है। मर्केंटलिज्म मतलब कुछ नहीं है, यूरोप के जो मर्चेंट्स थे ना, उन लोगों को ऐसा लगा कि यार ये वर्ल्ड तो गोल है, तो फिर जाते ना दूसरी जगह ढूंढ ढूंढ के लाते ना, इंडिया इंडिया कहां है, वहां ट्रेड करेंगे। तो वो मर्चेंट्स जब निकले ना एक्सपीडिशंस पे, उस चीज को मर्केंटलिज्म कहा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अपन सब, कल नहीं मिलेंगे, परसों भी नहीं मिलेंगे, संडे भी नहीं मिलेंगे। अब हम सीधे कब मिलेंगे पता है? अब हम मिलेंगे मंडे। मंडे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, नए चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, और मंडे तुम्हें रोड